हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कवर कर रहे हैं। अगर बात करें ये कौन कौन पढ़ता है तो आपको पता है। अगर हम बात करें मैकेनिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल प्रोडक्शन तो वो बच्चे इसको जनरल इंजीनियरिंग के नाम से पढ़ते हैं। अगर बात करें हम सिविल इंजीनियरिंग तो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे इसको BMW के नाम से पढ़ते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे इसको BEE के नाम से पढ़ते हैं। अगर हम बात करें CSIT की और टेक्सटाइल की तो ये बच्चे आप इसको BEE के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका सिलेबस एक है, सब्जेक्ट एक है, बस अलग अलग नाम है इसके, तो आप कन्फ्यूज़न में ना रहिएगा। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत हॉट टॉपिक होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ, मुझको भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है। टॉपिक क्या है आपका? चैप्टर नंबर लास्ट है आपका, वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि अभी तो हमने इसका क्रैश जो MCQs है उसका सेशन ख़त्म किया है। अभी हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बचे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रैश कोर्स के माध्यम से उसको कवर करेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि हमारे चैनल पर फर्स्ट ईयर के अलावा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको कवर किया जा रहा है और एग्ज़ाम से पहले हम सबको कवर करेंगे। तो आपका फ्रेंड किसी भी ब्रांच से किसी भी सेमेस्टर से रिलेटेड हो तो उसके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे उसकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको देखते हैं फ्रेंड्स, जो है हमारा है वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। तो मैं आपको बता दूँ ये जो टॉपिक है ये आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है और इससे पहले हम अपनी सीरीज़ के 8 लेक्चर कवर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारी ये MCQs की सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ के हम 8 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो फ्रेंड्स लेक्चर नंबर 9 होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स जो आपका वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट है, हर बंदा हर व्यक्ति हर स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसे होता है, उसके कैसे क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। तो हम उसी को लेकर आए हैं और इस सेशन में हम कम्प्लीटली कवर करेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं, क्या PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया। आप वहां जाकर उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिंक जब खुलेगा तो आपके सामने एक टेलीग्राम का सिंबल आएगा। टेलीग्राम पर आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम में सारी PDF सारी ब्रांच की हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। हमारी जो PDF है वो A1 कंटेंट है हमारा और PDF भी बहुत अच्छी हैं फ्रेंड्स। अभी तक यूट्यूब के जो और लोग पढ़ा रहे हैं तो वो आई थिंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग पैसे ले रहे हैं और कुछ लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे भी रहे हैं। तो उनका जो कंटेंट है वो इतना खास नहीं है। आप हमारा कंटेंट खुद देखकर आप बताएंगे कि हाँ हमारा कंटेंट ठीक है या बेकार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के सामने। मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, हिंदी प्लस इंग्लिश। एक मेरे फ्रेंड्स ने पिछली बार कमेंट किया था कि सर हिंदी इंग्लिश में भी जो ऑप्शन है उसको लेकर आइएगा, तो मैं इस बार इंग्लिश में भी लेकर आया हूं और हिंदी में भी लेकर आया हूं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश और हिंदी बाइलैंग्वेज होने वाला है। मैं आपको एक बार दिखा दूं, देखिएगा सारे ऑप्शन आपके हिंदी में भी हैं और सारे इंग्लिश में भी हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है द अल्टरनेटर इज़ यूज्ड इन पावर प्लांट विच कन्वर्ट्स। हिंदी में क्या बोल रहा है? हिंदी में बोल रहा है फ्रेंड्स अल्टरनेटर का उपयोग बिजली संयंत्रों में किया जाता है। मीन्स जो आपका अल्टरनेटर है उसकी बात कही गई कि अल्टरनेटर का जो उपयोग है वो बिजली संयंत्रों में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जनरेशन हो रहा है वहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है, जो परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है? तो आपको पता है, अगर अल्टरनेटर की बात करेंगे तो आपने फ्रेंड्स बहुत अच्छे से इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। अगर हम अल्टरनेटर की बात करें तो अल्टरनेटर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिएगा, मैकेनिकल पावर टू इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पर कहीं हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, तो C वाला ऑप्शन है। जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में कौन सी डिवाइस आपकी परिवर्तित करेगी फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं सबको मैं डिस्कस करता हूँ। तो अगर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट की बात करूँ, इस ऑप्शन की बात करूँ, तो यहाँ पर हमारा मोटर राइट हो जाएगा आंसर। मोटर क्या करती है फ्रेंड्स? मोटर का काम है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में
कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन वाला था, ऑप्शन वाला आपके जो मोटर है उसके एस्पेक्ट से ये वाला ठीक है, पर यहाँ पर पूछा गया अल्टरनेटर की बात है, जनरेटर की बात है। तो जनरेटर क्या करता है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये दो ऑप्शन हो गए। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहा गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू सोलर एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सोलर एनर्जी में परिवर्तित नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। और अगर हिंदी के हम ऑप्शन की बात करें, और हाँ डी वाला एक बचा, तो डी वाला भी देख लीजिएगा। तो डी में क्या कहा गया, डी में देख लीजिएगा मैकेनिकल एनर्जी इनटू न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी गलत हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में देखिएगा यांत्रिक ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी है आपका विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा में, सी है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डी है आपका यांत्रिक ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा में। तो ये सारे के सारे गलत हैं, जबकि आंसर आपका सी वाला सही है। सी में क्या बोला गया है फ्रेंड्स, सी में बोला गया है मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है इन जनरेटिव साइकिल फीड वाटर इज हीटेड वाई। इसमें बोल रहा है पुनर्योजी चक्र में पानी को किसके द्वारा गर्म किया जाता है। चक्र का मतलब साइकिल है फ्रेंड्स, क्या है, साइकिल। इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। तो अगर फ्रेंड्स हिंदी में कोई भी मिस्टेक हो तो इंग्लिश वाला जरूर वर्जन देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि हिंदी में क्या होता है, हिंदी उसका प्रिंटेड होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या कहा गया है, ये बोल रहा है कि इन रीजनरेटिव साइकिल फीड वाटर इज हीटेड बाय। इसमें बोला गया है पुनर्योजी चक्र में जो आपका वाटर है, फीड वाटर है, उसको किसके द्वारा गर्म किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन क्या एक क्या बोल रहा है, एग्जॉस्ट गैस। ऑप्शन बी बोल रहा है आपका हीटर्स। ऑप्शन सी बोल रहा है आपका ड्रेनिंग स्टीम फ्रॉम द टरबाइन। सी डी बोल रहा है ऑल ऑफ द एबव। अब मैं इसको हिंदी में एक बार हिंदी के क्वेश्चन आंसर पढ़ता हूँ। हिंदी के ऑप्शन है फ्रेंड्स निकास गैस, एग्जॉस्ट गैस का मतलब निकास गैस हो गई। बी वाला है आपका रीहीट, बी वाला क्या है फ्रेंड्स, बी वाला है हमारा आपका हीटर। सी वाला क्या है, टरबाइन से भाप निकालना। डी है आपका उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका रीहीटर है मीन्स जो वाटर को रीहीट किया जा रहा है या फिर हीटअप किया जा रहा है वाटर को, यहाँ देख लीजिए जो रीजनरेटिव साइकिल है उसमें जो वाटर को हीटेड किया जाता है। तो वाटर को हीटेड फ्रेंड्स हम करते हैं अपने जो हमारा टरबाइन स्टीम निकलती है टरबाइन से उसकी, तो ड्रेनिंग द स्टीम फ्रॉम द टरबाइन। तो आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ड्रेनिंग स्टीम फ्रॉम द टरबाइन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड में क्या कहा गया है। तो थर्ड में बोल रहा है द लेवल इम्पल्स टरबाइन इज़ अ। तो द लेवल इम्पल्स टरबाइन, ये इम्पल्स टरबाइन का एक प्रकार है, एक रूप है। तो ये बोल रहा है इज़ ए, मतलब क्या है ये। तो ऑप्शन ए में बोला गया है वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन। बी में कहा गया है फ्रेंड्स, बी में बोल रहा है सिंपल सिंगल व्हील इम्पल्स टरबाइन। सी में कहा गया है प्रेशर कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन। डी में कहा गया है इम्पल्स सिंगल व्हील रिएक्शन टरबाइन। तो मैं आपको पहले हिंदी में पढ़ के बता दूं फ्रेंड्स, फिर मैं इसके ऑप्शन पर बताऊंगा फ्रेंड्स। तो बोल रहा है कि द लेवल इम्पल्स टरबाइन क्या है, मीन्स एक प्रकार का है। तो ऑप्शन ए में बोला गया है वेग मिश्रित आवेग टरबाइन। बी में बोला गया है फ्रेंड्स, बी में कहा गया है सरल एकल पहिया आवेग टरबाइन। सी में बोला गया है दाब या दबाव मिश्रित आवेग टरबाइन। डी में बोला गया है सरल सिंगल व्हील रिएक्शन टरबाइन। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका टरबाइन है वो आपका बी वाला ऑप्शन हो गया, सरल एकल पहिया आवेग टरबाइन। तो जो आपका द लेवल टरबाइन है तो वो आपका है सिंपल सिंगल व्हील इम्पल्स टरबाइन। तो आपका वी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले कि ये वाला क्वेश्चन किसी भी प्रकार आ जाए, इसको देखते हुए चलेगा। द लेवल इम्पल्स टरबाइन एक है, तो द लेवल इम्पल्स टरबाइन आपका है सरल एकल पहिया आवेग टरबाइन, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इन ए पावर स्टेशंस लोड सेंटर मीन्स। लोड सेंटर का क्या अर्थ है, ये पूछा गया है। एक पावर स्टेशन में लोड सेंटर का क्या अर्थ है। तो लोड सेंटर का क्या अर्थ है, इसको देखते हैं फ्रेंड्स। लोड सेंटर का पहला ऑप्शन क्या है, सेंटर ऑफ मैक्सिमम लोड ऑफ इक्विपमेंट्स, जहाँ वो स्थान जहाँ पर इक्विपमेंट का मैक्सिमम लोड हो, ये कहा गया है। सेंटर ऑफ ए कोल फील्ड,
कोल फील्ड का सेंटर को कहा गया है। सी में बोला गया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो यहाँ पर बोला गया है जहाँ पर ग्रेविटी का सेंटर हो, मींस इलेक्ट्रिकल जो हमारे सिस्टम है उसको कि ग्रेविटी का जहाँ पर सेंटर बन रहा है, सॉरी। डी है आपका कॉर्नर ऑफ पावर प्लांट, तो ऊपर बोल रहा है कॉर्नर ऑफ पावर प्लांट। अब एक बार हिंदी में हम इसको बात करेंगे। उपकरणों के अधिकतम भार का केंद्र, पहले में बोला गया जो आपके उपकरण यूज़ हो रहे हैं उनके भार का केंद्र। बी में बोल रहा है कोयला क्षेत्र का केंद्र। विद्युत प्रणाली के गुरुत्व का केंद्र। बिजली संयंत्र का कोना, तो फ्रेंड्स बिजली संयंत्र का कोना वैसे ही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आपको सामने से दिख रहा है कि ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो ग्रेविटी है, मींस ग्रेविटी का जो सिस्टम है उसको हम सेंटर लोड बोलते हैं, ना कि बिजली का कोना या फिर कोई दूसरा भी ऑप्शन नहीं होने वाला है। जैसा इसमें एक में बोला गया बिजली का कोना फ्रेंड्स, दूसरे में बोला गया कोयले का क्षेत्र केंद्र, ए वाले में बोला गया उपकरणों के अधिकतम भार का केंद्र। तो ये सारे के सारे गलत हैं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया फ्रेंड्स द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल इज अप्रॉक्सीमेटली, चिमनी की दक्षता लगभग है। तो आपकी सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर चिमनी होगा, एक सेकेंड, ये चिमनी है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको ठीक से इसको लिखिएगा, मिस्टेक हो गई मुझसे। तो ये चिमनी है आपकी फ्रेंड्स, ये चिमनी है आपकी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि चिमनी की दक्षता लगभग है, तो चिमनी की दक्षता कितनी है। अब आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है 20%, ऑप्शन बी में कहा गया है 90%, ऑप्शन सी में कहा गया है 10%, ऑप्शन डी में कहा गया है 65%, ऑप्शन ए, अगेन हिंदी वाले हैं फ्रेंड्स, हिंदी वाले भी हम जानते हुए चलते हैं। हिंदी में कहा गया 20% ए, 90%, 10% या 65%। तो मैं आपको बता दूं जो आपकी चिमनी होती है उसकी जो क्षमता होती है वो 20% होती है। याद रखना फ्रेंड्स, काफ़ी कम क्षमता होती है हमारी जो चिमनी होती है उसकी, तो लगभग 20% हो गई। तो ए वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, 20%। नेक्स्ट पर आ जाइए। सर्ज टैंक इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, सर्ज टैंक जो आपका था, अब पहले मैं आपको बता दूं ये सर्ज टैंक कहाँ होता है। तो सर्ज टैंक आपका किस में होता है, तो सर्ज टैंक ये भी पूछ सकता है किस में होता है। तो फ्रेंड्स हाइड्रो पावर प्लांट में आपका सर्ज टैंक होता है, हाइड्रो पावर प्लांट। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं हाइड्रो पावर प्लांट की, तो हाइड्रो पावर प्लांट में सर्ज टैंक का यूज़ होता है, और ये प्रोटेक्शन किसको करता है, प्रोटेक्शन आपके पेन स्टॉक को करता है। तो यही पूछा गया जा रहा है कि किसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो अब यहाँ पर हम इसके ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। यहाँ पर देखिए हिंदी वाले पहले देख लीजिएगा, सर्ज टैंक किसकी सुरक्षा के लिए है, तो किसकी सुरक्षा के लिए है। ऑप्शन ए डैम, ऑप्शन बी आपका स्पिलवे, ऑप्शन सी है आपका पेन स्टॉक, ऑप्शन डी है आपका हेड वर्क्स। अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में है आपका दामो, स्पिलवे, पेन स्टॉक, हेड वर्क्स। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपका जो पेन स्टॉक होता है वो हमेशा किसकी सेफ्टी करेगा, जो आपका सर्ज टैंक है वो पेन स्टॉक की आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। अब मैं आपको एक बार इसका लेआउट बना के बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर नहीं पता है फ्रेंड्स। ये है आपकी डैम, ये है फ्रेंड्स आपका डैम, ठीक है, ये डैम की दीवार है। अब यहाँ से है ये हमारा है पेन स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर हमारा लगा हुआ है फ्रेंड्स टरबाइन, ये हमारा फ्रेंड्स टरबाइन लगा हुआ है। मैं इसको बना दूँ टरबाइन, ये हमारा टरबाइन लगा हुआ है। यहाँ से वाटर इसके ब्लेड्स पर गिरता है, जब वाटर ब्लेड्स पर गिरता है तो ये ऐसे रोटेट करता है। अब इसी में क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक सर्ज टैंक स्थापित करते हैं। ये हमारा है सर्ज टैंक। अगर सर्ज टैंक की बात करें तो यहाँ पर वाटर आ जाएगा, तो आपका ये सर्ज टैंक हो गया। ये क्या है आपका, ये सर्ज टैंक है आपका। अब सर्ज टैंक का काम क्या है, यहाँ ये है पेन स्टॉक। पेन स्टॉक का काम है जो वाटर आ रहा है यहाँ डैम से वाटर आ रहा है आपके जो टरबाइन ब्लेड से, इस पर टकरा रहा है। टरबाइन ब्लेड्स रोटेट होंगे, जब ये रोटेट होंगे तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। अब होगा क्या फ्रेंड्स, हो सकता है ज़्यादा वाटर यहाँ पर फीड हो जाए। तो जब ज़्यादा वाटर फीड होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा वाटर का, और कम वाटर इसके अंदर फीड होगा तो वाटर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो जो आपका सर्ज टैंक है, सर्ज टैंक में मान लीजिए यहाँ से जब ज़्यादा वाटर आया तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो हो सकता है पेन स्टॉक क्रैक हो जाए, पेन स्टॉक टूट जाए। जब पेन स्टॉक क्रैक हो सकता है तो इस चीज़ को रिमूव आउट करने के लिए यहाँ पर एक सर्ज टैंक बनाया। अब क्या करेगा वाटर, अगर इसकी क्षमता से ज़्यादा पानी इसमें अंदर फ्लो हो गया तो क्या करेगा, ये इस वाले पाइप के थ्रू ये आउट हो जाएगा, आउट गोइंग हो जाएगा।
पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, कभी कभार हो सकता है कि इसकी क्षमता से कम यहाँ पर पानी फ्लो हो, तो क्या करेगा, तो ये सर्ज टैंक के थ्रू इसको अंदर पास कर देगा। तो इस कारण क्या होगा, जो आपकी प्रेशर है, प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है सर्ज टैंक, और ये किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, आपके पेनस्टॉक को। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 बोल रहा है द प्रेशर एट द फर्नेस मिनिमम इज़ केस ऑफ। जो आपकी फर्नेस है, फर्नेस के अंदर का जो मिनिमम प्रेशर की बात कही गई है, किसके केस में होगा। तो पहले मैं आपको इसके ऑप्शन बता दूं, फिर मैं हिंदी की बात करूंगा। फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम, फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम को फ्रेंड्स एफडी फैन बोलते हैं। एफडी लिखते हुए चलेगा, कभी कभार आता है कि एफडी क्या है, तो एफडी होता है फोर्स ड्राफ्ट। तो फोर्स ड्राफ्ट का क्या मतलब है फ्रेंड्स, फोर्स ड्राफ्ट का यही मतलब है कि यहाँ पर आपका एफडी फैन कनेक्टेड है। मैं इसका भी वर्किंग बताऊँगा। इंड्यूस ड्राफ्ट, आईडी फैन इसको बोला जाता है। सी है आपका बैलेंस ड्राफ्ट, बैलेंस ड्राफ्ट इसको बोला जाता है। डी है आपका नेचुरल ड्राफ्ट। अभी मैं इनके सारे की वर्किंग पर आऊँगा, पहले मैं आपको हिंदी में बता दूँ। भट्टी पर दबाव के मामले में न्यूनतम होता है, तो ये बोल रहा है कि भट्टी के दबाव में के मामले में न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका, ऑप्शन ए है मजबूत मसौदा प्रणाली, बी है आपका प्रेरित मसौदा प्रणाली, सी है संतुष्ट मसौदा प्रणाली, डी है आपका प्राकृतिक मसौदा प्रणाली। तो मैं आपको बता दूं, बैलेंस जो आपका ड्राफ्ट है उसकी बात कही गई। जो बैलेंस सिस्टम है, तो बैलेंस सिस्टम में कम दबाव या फिर न्यूनतम दबाव के मामले में होता है। मतलब भट्टी के अगर दबाव की बात करें तो उसके मामले में आपका जो सी वाला ऑप्शन है, मींस बैलेंस ड्राफ्ट सिस्टम, तो आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा है एक बार फिर मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको समझ नहीं आया हो। तो 7 वाला देखिएगा, भट्टी पर दबाव फिर डैश के मामले में न्यूनतम होता है। मतलब इन सब में से किसके मामले में यहाँ पर भट्टी में जो दबाव है वो कम होता है। तो बैलेंस सिस्टम के, बैलेंस ड्राफ्ट के केस में आपका जो दाब है वो भट्टी पर न्यूनतम होता है, कम होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट पर आ जाइए फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, हर तरह से मैं आपको समझाऊंगा। 7 क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फॉर फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम द फंक्शन ऑफ चिमनी इज़ मेनली। तो जो आपकी चिमनी का फंक्शन है वो क्या है, मीन्स हिंदी में एक बार इसको पढ़ते हैं। हिंदी में कहा गया है फ्रेंड्स, जब ड्राफ्ट सिस्टम के लिए चिमनी का कार्य मुख्य रूप से क्या है। तो पहले ऑप्शन इसके देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन ए है आपका टू रिड्यूस ड्राफ्ट टू एक्सेलरेट द कंबशन ऑफ फ्यूल, बी है आपका टू डिस्चार्ज गैसेस हाई अप इन द एटमोसफेयर टू अवॉइड हजार्ड, सी है आपका टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द हॉट गैसेस डिस्चार्ज, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो हिंदी में बताएं तो हिंदी में क्या है, ईंधन के दहन में तेज़ी लाने के लिए मसौदा तैयार करना, बी है आपका खतरे से बचने के लिए वातावरण में उच्च गैसों का निर्वहन करना, सी है आपका डिस्चार्ज की गई गर्म गैसों के तापमान को गर्म करने के लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका क्वेश्चन है फॉर फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम द फंक्शन ऑफ चिमनी इज़ मेनली, तो चिमनी का काम क्या है ये बोलना चाह रहा। तो चिमनी का काम है टू रिड्यूस ड्राफ्ट टू एक्सेलरेट द कंबशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल के जो ईंधन के जो दहन है उसमें तेज़ी लाने के मसौदे तैयार करना है आपकी चिमनी का मेन फंक्शन। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में ये हो जाएगा, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा ये, ठीक है। टू रिड्यूस ड्राफ्ट टू एक्सेलरेट द कंबशन ऑफ फ्यूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है फ्रेंड्स, बाइनरी वेपर साइकिल आर यूज्ड टू, मतलब जो आपकी द्विवाष्पिक वाष्प चक्रों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। जो आपका द्विवाष्पिक चक्र है उसकी बात कही गई है। बाइनरी मतलब द्वि, बाइनरी का मतलब 0 या 1, आपको पता है बाइनरी अगर बाइनरी नंबर पड़ा होगा तो 0 या 1 की फॉर्म में आता है, ठीक है। 2 इसका बेस 2 होता है। तो यहाँ पर 2 वर्किंग फ्यूल, इस साइकिल में 2 वर्किंग फ्यूल यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसका ये पूछ रहा है कि इस साइकिल का यूज़ क्यों करते हैं। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडेंसर, कंडेंसर की जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। ऑप्शन बी है इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, प्लांट की जो आपका संयंत्र है उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए। सी है आपका इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका ऑप्शन है, एक बार पहले मैं हिंदी में पढ़ूं फिर बताएंगे। कंडेंसर के प्रदर्शन
में वृद्धि, संयंत्र की दक्षता में वृद्धि, संयंत्र की दक्षता में वृद्धि, ये 2 बार हो गए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर मैं बता दूं तो जो आपकी बाइनरी वेपर साइकिल है उसका यूज़ करते हैं हम संयंत्र, जो आपके प्लांट है, प्लांट की क्षमता को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ बनाने के लिए, इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। तो आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 बोला है मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड। तो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, कितनी क्वांटिटी आपकी फ्यूल की रिक्वायर्ड है? तो ऑप्शन ए है, मतलब किस में कम क्वांटिटी रिक्वायर्ड है? तो ऑप्शन ए है थर्मल पावर प्लांट, बी है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, सी है आपका हाइड्रो पावर प्लांट, डी है आपका डीजल पावर प्लांट। अब एक बार इंग्लिश में, हिंदी में इसको देखते हैं। न्यूनतम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है थर्मल पावर प्लांट में, ऊर्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में, या न्यूक्लियर पावर प्लांट का बोला गया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डी बोला गया है, डीजल पावर प्लांट। तो मैं आपको बता दूं जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें सबसे ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे कम फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और सबसे ज़्यादा की अगर बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा आपकी होती है थर्मल पावर प्लांट में, इसको भी लिखते हुए चलेगा फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा आपकी होती है थर्मल पावर प्लांट में, और सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम होती है आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट में, क्योंकि आपको पता है यूरेनियम आप यूज़ कर रहे हो, तो यूरेनियम अगर एक रॉड भी लगा रहे हैं यूरेनियम की तो उससे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी का जनरेशन कर पा रहे हैं। तो अगर हम आइंस्टीन के समीकरण के थ्रू जाएं तब भी आप निकाल पाओगे mc²। तो अगर हम 1 kg यूरेनियम भी यूज़ करेंगे तो आई थिंक 1 kg का यहाँ पर लगा लीजिएगा, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी ऊष्मा निकलेगी? इक्वल टू 3 3 9 और 16, इतनी जूल ऊष्मा निकलेगी आपकी 1 kg यूरेनियम से। तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा आपका यूजेबल है। और अगर बात करें किस में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं यूरेनियम का ही। और यूरेनियम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें सबसे कम फ्यूल की आवश्यकता है। फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दें कि ये भी पूछ सकता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो कंट्रोल रॉड है वो किसकी बनी होती हैं? तो कंट्रोल रॉड बनी होती है आपकी कैडमियम, लिखते हुए चलेगा कैडमियम एंड बोरॉन, तो इसको भी लिखते हुए चलेगा। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इससे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो आपका मॉडरेटर है, मॉडरेटर के रूप में किसको यूज़ करते हैं? तो मॉडरेटर के रूप में D2O को, भारी जल को, और ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं। इसको भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। तो ये सारे के सारे हैं, इनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 बोल रहा है द ड्राफ्ट विच ए चिमनी प्रोड्यूस इज़ कॉल्ड। तो इसमें अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में कहा गया चिमनी जो ड्राफ्ट बनाती है उसे कहते हैं। मतलब चिमनी में जो ड्राफ्ट इंड्यूस होता है, लगा हुआ होता है, कहने का साफ साफ मतलब ये है कि चिमनी पर कौन सा ड्राफ्ट लगा होता है, ये पूछने का इसका तात्पर्य है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन घुमाकर आ सकता है, पर आपको ध्यान देना है कि किस तरह से यहाँ पूछा जा रहा है। तो चिमनी पर एक ही ड्राफ्ट लगा होता है जिसको ID फैन बोलते हैं, इंड्यूस ड्राफ्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन ए वाला है आपका इंड्यूस ड्राफ्ट। इंड्यूस ड्राफ्ट क्या करता है? जो आपकी चिमनी, जो आपकी फर्नेस है उसके अंदर जो गैसेस रिलीज़ हो रही हैं उसको क्या करता है? वो सक करता है और चिमनी के माध्यम से वो उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, जबकि नेचुरल ड्राफ्ट नहीं है, फोर्स ड्राफ्ट नहीं है, बैलेंस ड्राफ्ट भी इसमें गलत हो जाएगा। और अगर फोर्स ड्राफ्ट की बात करें तो फोर्स ड्राफ्ट क्या करता है? फोर्स ड्राफ्ट आपका एटमॉस्फेयर में लगा हुआ होता है बाहर, और ये एटमॉस्फेयर की एयर को सक करके खींच कर और फर्नेस में देता है, जिससे क्या हो, फर्नेस का अच्छे से कंबंशन हो सके। तो इसको भी नोट डाउन करते हुए चलेगा। तो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में देख लीजिएगा, चिमनी जो ड्राफ्ट बनाती है उसे कहते हैं। तो प्रेरित मसौदा, प्राकृतिक मसौदा, आपका बी वाला बोल रहा है, सी वाला बोल रहा है जबरन ड्राफ्ट, संतुलित ड्राफ्ट। फ्रेंड्स ये ऑप्शन गलत हो गया है, इसको, ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन है आपका इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, ID फैन। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन गलत है, इसको करेक्ट करिएगा। ID है इसका ऑप्शन, ऑप्शन ID है इंड्यूस ड्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है द मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेन प्रोडक्शन क्या है? ह्यूमन वेस्ट, ऑप्शन बी है वेट काव डंग, गीला गाय का गोबर, सी है आपका वेट लाइव स्टॉक वेस्ट, डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। हिंदी में एक बार देखते हैं, फिर इसके ऑप्शन पर आएंगे। तो हिंदी क्या है आपका? बायोगैस के उत्पादन का मुख्य स्रोत है मानव अवशिष्ट, गीला गोबर,
गीला पशुधन अवशिष्ट, उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका बायोगैस है तो वो बायोगैस या फिर बायो जो आपका फ्यूल है, तो बायोगैस के जो स्रोत है वो आपका गाय का गोबर भी होता है, मानव का अपशिष्ट पदार्थ भी हो गया, ये सारे के सारे हो गए, गाय का गोबर, मानव अपशिष्ट पदार्थ, गीला पशु अवशिष्ट, उपरोक्त सभी। क्योंकि आपको पता है जो आपका बायोमास होता है वो क्या क्या होता है, तो आपको पता है कचरा, करकट, मिट्टी, गोबर, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपकी किस श्रेणी में आती हैं, ये आपकी बायोमास की श्रेणी में आती हैं, इन्हीं से बायोगैस रिलीज होती है। तो ये सारे के सारे आपके सही हो जाएंगे फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी आर। तो सोर्स का सेकेंड जो आपकी एनर्जी है उसका सेकेंडरी सोर्स पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन है कोल, ऑयल, यूरेनियम, बी है आपका वुड, एनिमल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, सी है आपका विंड, बायोमास, जियो थर्मल, डी है आपका सोलर, विंड, वाटर। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में बोला गया है ऊर्जा के द्वितीय स्रोत हैं, हिंदी में है कोयला स्रोत, यूरेनियम, लकड़ी, पशु अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, पवन, बायोगैस, बायोमास, भूतापीय। तो अगर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो आपके सेकेंडरी हैं तो सेकेंडरी हैं आपके डी वाला, एक सेकेंड, आपके डी वाले, ये वाले डी यही है फ्रेंड्स, हाँ ठीक है। तो आपका सोलर हो गया, विंड हो गया और वाटर हो गया, क्योंकि आपको पता है जो आपके रिन्यूएबल सोर्सेस हैं उसी को सेकेंडरी ऊर्जा के स्रोत बोला गया है, ठीक है। प्राइमरी क्या हो गया, प्राइमरी है आपका, प्राइमरी भी लिखते हुए चलेगा, प्राइमरी ऊर्जा के जो स्रोत है उसको क्या कहा जाता है, उसको पेट्रोलियम कहा जाता है फ्रेंड्स, पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सारी के सारी किस श्रेणी में आती हैं, ये आपकी प्राइमरी ऊर्जा के स्रोत में आते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी का मतलब है जो आपका सोलर हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं उसको हम सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आर कोल, ऑयल, ऑप्शन ए है कोल, ऑयल, यूरेनियम, ऑप्शन बी है सोलर, विंड, वाटर, सी है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, डी है आपका विंड, बायोमास, जियोथर्मल। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या कहा गया है, ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत हैं कोयला, तेल, यूरेनियम। एक सेकंड, इससे पहले वाला क्या था फ्रेंड्स, इससे पहले वाला सेकेंडरी था, हाँ ठीक है फ्रेंड्स, पहले वाला सेकेंडरी था, ये आपका प्राइमरी हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी का क्या आएगा, प्राइमरी का आपका ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर मैं आपको पढ़ दूं, ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत हैं, तो प्राथमिक स्रोत बोला गया है, उसमें द्वितीय था फ्रेंड्स, याद रखना, उसमें द्वितीय था। ऑप्शन ए है कोयला, तेल, यूरेनियम, ऑप्शन बी है आपका सौर, हवा, पानी, ऑप्शन सी है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पानी, डी है आपका पवन, बायोमास, भूतापी। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके प्राइमरी हैं वो पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ये सारे के सारे ये पेट्रोलियम की तो कैटेगरी में आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो जो आपके प्राइमरी हैं वो आपके हो गए कोल, ठीक है, ऑयल और यूरेनियम। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर यहाँ पर पेट्रोलियम आ जाता तो पेट्रोलियम आपका राइट आंसर था, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, कोल, ऑयल, यूरेनियम, ठीक है। तो नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है इन फ्यूल सेल केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू। तो जो फ्यूल सेल है वो केमिकल एनर्जी को किस में परिवर्तित करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित करता है। आपको पता है जो सेल होता है वो क्या करता है फ्रेंड्स, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करने का काम करता है। तो ऑप्शन आपका ये बी है, ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा। किस में परिवर्तित कर रहा है वो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जबकि हीट एनर्जी में नहीं करता है, साथ के साथ मैथ इसमें भी नहीं करता है, इसमें भी नहीं कर रहा है। आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो गया, आपका किस में कर रहा है, जो आपका फ्यूल सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये हिंदी में है, चाहे हिंदी का भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ईंधन सेल में रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा देख लीजिएगा, आपका ये वाला ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया था कॉमर्शियली सोर्स ऑफ एनर्जी मींस जिसका व्यवसाय किया जा सके। कॉमर्शियली ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो क्या है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी देखते हुए चलेगा, हिंदी में है ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत, मींस ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत या व्यावसायिक स्रोत कौन से हैं। तो अब हम हिंदी पहले इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ऑप्शन, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। ऑप्शन ए है आपका फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, बी है आपका वुड, एनिमल वेस्टेज, एग्रीकल्चर वेस्टेज, सी है आपका सोलर, विंड, बायोमास, डी है आपका नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में देखिएगा, हिंदी में बोला जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, परमाणु शक्ति, बी है आपका लकड़ी, पशु अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, सी है आपका सौर, पवन, बायोमास, और डी है नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं जो आपके कॉमर्शियली ऊर्जा के जो सोर्सेस हैं या कॉमर्शियली सोर्सेस ऑफ एनर्जी है तो वो आपके होते हैं फ्रेंड्स ये वाले, ये ठीक है,
ये वाले ऊर्जा के मीन्स जीवाश्म ईंधन हो गया, जल विद्युत हो गया और आपका परमाणु शक्ति हो गया। इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, इंग्लिश में है आपका ये फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर पावर, ये है आपका कॉमर्शियली ऊर्जा के सोर्सेस। अगर नॉन कॉमर्शियल की बात करें तो नॉन कॉमर्शियल को भी हमने इसमें कवर किया है। नॉन कॉमर्शियल वाला देख लीजिए, द नॉन कॉमर्शियली सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर। तो कौन कौन से हैं पहले देखते हुए चलेगा। नॉन कॉमर्शियली पूछा गया तो ऑप्शन ए है सोलर विंड बायोमास, बी है वुड एनिमल वेस्टेज एग्रीकल्चर वेस्टेज, सी है आपका फॉसिल फ्यूल्स हाइड्रो पावर न्यूक्लियर पावर, डी है नन ऑफ द अबव। हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या है, हिंदी में भी देखते हुए चलेंगे फिर आंसर बताएंगे। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत या व्यावसायिक, परंपरागत नहीं गैर व्यावसायिक स्रोत हैं। ऑप्शन ए है सौर पवन बायोमास, बी है लकड़ी पशु अपशिष्ट कृषि अपशिष्ट, सी है आपका जीवाश्म ईंधन जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है जो एनिमल डंग है उसका व्यवसाय नहीं किया जाता है, साथ के साथ जो आपकी वुड है उसका भी नहीं व्यवसाय किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर, तो इस हिसाब से आपका ये वाला आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा, वुड एनिमल वेस्टेज या फिर एनिमल काउडंग हो गया, एनिमल वेस्टेज हो गया, ये अपशिष्ट हो गया, और आपका है नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर वेस्टेज। ठीक है, तो एनिमल अपशिष्ट और एग्रीकल्चर अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है आधुनिक भाप टरबाइन है। तो आधुनिक भाप टरबाइन बोला गया है, इसका इंग्लिश वाला वर्जन ऊपर देख लीजिएगा। पहले इंग्लिश का वर्जन ये है, द मॉडर्न स्टीम टरबाइंस आर इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए है इम्पल्स रिएक्शन नन ऑफ द अबव। तो हिंदी में देखेंगे फिर इसके बाद बात करेंगे। आधुनिक भाप टरबाइन है, तो आधुनिक भाप टरबाइन क्या है, आवेग टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, आवेग प्रतिक्रिया टरबाइन, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं जो आपका अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से तैयार किया है तो वो आपका इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन का कंबाइन करके यूज़ किया। पहले अलग अलग बनाते थे, इम्पल्स टरबाइन को अलग यूज़ किया जाता था उसके एप्लीकेशन के हिसाब से, और रिएक्शन टरबाइन को अलग यूज़ करते थे। पर मॉडर्न टाइम में क्या किया गया है, हमने क्या किया, उसको दोनों का कॉम्बिनेशन करके बनाया जिससे जो प्लांट की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन ये आपका मॉडर्न टरबाइन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट है आपका द ड्राफ्ट विच ए चिमनी प्रोड्यूस इज कॉल्ड। तो क्या अगर जो चिमनी से जो ड्राफ्ट उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो चिमनी से ड्राफ्ट उत्पन्न हो रहा है उसको हम आईडी फैन बोलते हैं, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। तो ये आई थिंक दोबारा हो गया, ये रिपीट हो गया फ्रेंड्स, एक बार और हो चुका है ये फ्रेंड्स, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन करते हुए चलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है फैन इज़ लोकेटेड इन इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। तो ये बोल रहा है कि जो फैन है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, मतलब कहाँ पर लगा हुआ होता है। चिमनी पर लगा हुआ होता है पहली चीज़ तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट आईडी फैन जो है वो आपका चिमनी पर लगा हुआ होता है, और नियर द बॉटम मतलब बॉटम के पास लगा होता है, उसकी तली पर लगा होता है, जिससे क्या करता है वो जो गैसेस है उसको खींचता है और एटमॉस्फेयर में उसको भेज देता है। तो ये वाला देखिए, ये वाला आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है आपका नियर बॉटम ऑफ चिमनी, सी है आपका एट द चिमनी, एनीवेयर। तो ये दोनों गलत हो गए, जबकि आंसर आपका बी वाला हो गया नियर बॉटम ऑफ द चिमनी। तो चिमनी जो बॉटम है चिमनी के उसके पास लगा दिया जाता है आपका जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है उसको। एक बार हिंदी में देखिएगा, पंखा प्रेरित मसौदा में निम्नलिखित स्थित होता है। तो ऑप्शन ए है भट्टी के तल के पास, ऑप्शन बी है चिमनी के नीचे, ऑप्शन डी है चिमनी पर कहीं भी, चिमनी पर, ऑप्शन डी है आपका कहीं भी मतलब किसी भी प्रकार। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, कि जो आपका आईडी फैन है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है उसको हम कहाँ पर तैयार करते हैं, कहाँ पर उसको प्लेस करते हैं, तो उसको हम प्लेस करते हैं नियर बॉटम ऑफ चिमनी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें और एग्ज़ाम से पहले अपना कोर्स कवर कर पाएँ। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, अब हम क्रैश कोर्स लेकर आएंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।